एशिया के नंबर 1 और वर्ल्ड के टॉप 16 अमीर इंडिविजुअल मुकेश अंबानी को तो आप सब जानते हैं। आखिर क्या वजह हो सकती है जो एशिया के हजारों बिजनेस टाइकून और बिजनेस इंडिविजुअल्स मिलकर भी मुकेश अंबानी को हरा नहीं सकते। खान साहब में एक बार फिर से खुशामदीद। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ की अगर बात करें तो वो 112.8 बिलियन डॉलर के मालिक हैं, जो पाकिस्तानी 39.48 ट्रिलियन जबकि इंडियन 9.362 ट्रिलियन INR के बराबर होते हैं। दोस्तों, अगर मुकेश अंबानी की अर्ली लाइफ के बारे में बात करें तो उनका जन्म अप्रैल 1957 को यमन के एक ब्रिटिश कॉलोनी एडन में हुआ। मुकेश अंबानी के फादर इंडस्ट्रियलिस्ट धीरूभाई अंबानी उस वक़्त वहां के एक ट्रेडिंग फर्म में ऐसा क्लर्क काम करते थे, जहां से धीरूभाई अंबानी ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रेडिंग और अकाउंटिंग को काफ़ी अच्छे से सीखा। 8 साल इस ट्रेडिंग फर्म में काम करने के बाद साल 1958 को वो यमन से इंडिया आ गए, इस माइंडसेट के साथ कि अब वो बिजनेस की दुनिया में अपना लोहा मनवाएंगे। उन्होंने स्पाइसेस की ट्रेडिंग बिजनेस शुरू की, जिसे रिलायंस कमर्शियल कोऑपरेशन का नाम दिया गया। क्योंकि वो इस बिजनेस में नए नए थे तो उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर से काफ़ी कम प्रॉफिट पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के काम को आगे बढ़ाया। धीरूभाई अंबानी की ये स्ट्रेटेजी काफ़ी फ्रूटफुल साबित हुई। इस तरह वो एक कामयाब इंपोर्टर और एक्सपोर्टर बन गए। अपने बिजनेस को कामयाब होता देखकर धीरूभाई ने डिसाइड किया कि अब वो बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे। साल 1996 में उन्होंने रिलायंस टेक्सटाइल्स के नाम से एक नई कंपनी लॉन्च कर दी। धीरूभाई ने सिंथेटिक टेक्सटाइल्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इस तरह उन्होंने केमिकल प्रोसेस के जरिए कपड़े बनाना शुरू कर दिए। उनकी इस कंपनी ने काफ़ी कम बजट पर ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े बनाना शुरू कर दिए और आम पब्लिक को भी काफ़ी कम रेट पर अच्छे प्रोडक्ट मिलना शुरू हो गए। और देखते ही देखते उनकी ये बिजनेस भी उनके ट्रेडिंग बिजनेस जैसी कामयाब हो गई। धीरूभाई यहाँ पर भी नहीं रुके, बल्कि उनका बिजनेस को एक्सपेंड करने का सिलसिला जारी रहा और देखते ही देखते रिलायंस इंडस्ट्रीज नेशनली और इंटरनेशनली बहुत पॉपुलर हो गई और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और बिजनेस फर्म्स इसमें इन्वेस्ट करने लग गए। उस वक़्त धीरूभाई को अपनी बिजनेस को रन करने के लिए एक बेसिक चैलेंज का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए पेट्रोकेमिकल्स दूसरी इंडस्ट्रीज से ख़रीदना बंद कर दिया और अपना पेट्रोकेमिकल बिजनेस शुरू करने का इरादा कर लिया। इस बिजनेस के ज़रिए वो न सिर्फ अपनी इंडस्ट्रीज़ को पेट्रोकेमिकल प्रोवाइड करने लगे, बल्कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में भी काफ़ी सक्सेस हासिल कर ली। धीरूभाई अंबानी के दोनों बेटे अनिल और मुकेश अंबानी उनके साथ फ्रंट फुट पे काम करते थे। साल 1980s के मिड में धीरूभाई अंबानी ने कंपनी को चलाने की जिम्मेदारी अपने दोनों बेटों को देने का सिलसिला शुरू किया। मगर जब साल 2002 में धीरूभाई की डेथ हुई तो दोनों भाइयों के बीच कंपनी की शेयर्स को लेकर एक डिस्प्यूट पैदा हुआ, क्योंकि धीरूभाई अंबानी अपनी डेथ से पहले कंपनी के शेयर्स के हवाले से कुछ भी डिसाइड नहीं किया था कि किस बेटे को कितना शेयर मिलेगा। इसी सिलसिले में रिलायंस बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की मीटिंग कॉल की गई। रिलायंस इंडस्ट्री के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने मुकेश अंबानी की पास्ट की कारकर्दगियों और बिजनेस टैलेंट के बिना पर यह फैसला किया कि ज़्यादातर कंट्रोल मुकेश अंबानी को दिया जाएगा। अनिल अंबानी को यह डिसीजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और एक तरह से उन्होंने इस फैसले से डिसएग्री कर दिया।
अनिल अंबानी ने इस डिसीजन को बदलने की पूरी कोशिश की। साल 2005 में अनिल और मुकेश अंबानी के मदर ने यह फैसला किया कि दोनों भाई बिजनेस को आधा आधा डिवाइड कर लें। दोनों भाइयों ने अपने मदर के इस फैसले पर एग्री किया और अब रिलायंस इंडस्ट्रीज दो भाइयों में डिवाइड हो चुकी थी। रिलायंस ऑयल, रिलायंस गैस और पेट्रोकेमिकल्स मुकेश अंबानी के हिस्से में आई और रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन, रिलायंस एनर्जी और रिलायंस कैपिटल अनिल अंबानी के हिस्से में आई। इस तरह दोनों भाई सेपरेटली अपनी बिजनेस को रन करने लगे। मुकेश अंबानी ने अपने फादर की स्ट्रेटजी को फॉलो की और बिजनेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ साथ इसे एक्सपेंड भी करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने हिस्से में आई जामनगर पेट्रोलियम रिफाइनरी में मुख्तलिफ स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इंस्टॉल करके इसे दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी बना दिया। साल 2008 में मुकेश अंबानी ने इस पेट्रोलियम रिफाइनरी में एक और रिफाइनरी को भी ऐड करके रिलायंस पेट्रोलियम को 4 चांद लगा दिए। इसके बाद मुकेश अंबानी ने स्मार्ट बाजार के नाम से पूरी इंडिया में डिस्काउंटेड स्टोर्स और सुपरमार्केट्स खोले, जिसकी वजह से आम पब्लिक को मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर प्रोडक्ट्स मिलना शुरू हो गए। रिलायंस कंपनी के मुताबिक ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिटेलर है। साल 2008 में जब पूरी इंडिया में आईपीएल का खूब चर्चा हुआ तो मुकेश अंबानी ने आईपीएल की सबसे महंगी टीम मुंबई इंडियंस को भी खरीद लिया। बाद में सिर्फ मुंबई इंडियंस ही वो टीम साबित हुई जिसने अपनी पोजीशन परमानेंटली बरकरार रखी। इस तरह मुंबई इंडियंस को खरीदकर मुकेश अंबानी ने एक और माइलस्टोन अचीव किया। साल 2016 में मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम इंडस्ट्रीज की तरफ भी रुख किया। इसके बाद मुकेश अंबानी ने रिलायंस के तहत जियो प्लेटफॉर्म लॉन्च की और 2016 में जियो ने इंडिया का पहला नेशन वाइड 4G इंटरनेट लॉन्च किया, जिसने पूरी इंडिया में न सिर्फ इंटरनेट को आम किया बल्कि इसे पब्लिक के लिए बहुत ही ज़्यादा सस्ता भी कर दिया। इंटरनेट का इस तरह से सस्ता होने की वजह से दूसरी टेलीकॉम कंपनी जो महंगा इंटरनेट प्रोवाइड कर रही थी उन्हें मजबूरन अपने रेट्स कम करने पड़े। पिछले बिजनेसेस की तरह टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम जमाना भी मुकेश अंबानी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा। इस वक्त जियो के यूज़र्स 450 मिलियन से भी ज़्यादा हो चुके हैं। इसी दौरान मुकेश अंबानी ने ऐलान किया कि जियो दुनिया की पहली कंपनी में शामिल होगी जो फ्यूचर में 6G टेक्नोलॉजी डेवलप करेगी। इसी तरह मुकेश अंबानी ने इंडिया के तकरीबन हर सेक्टर में न सिर्फ कदम जमाया बल्कि खूब कामयाबी भी हासिल कर ली। आज मुकेश अंबानी पूरी दुनिया के 11वें अमीर इंडिविजुअल हैं। दोस्तों, मुकेश अंबानी के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद हम सब के दिमाग में यही ख्याल आता है कि आखिर वो इतना सारा पैसा कहाँ खर्च करते हैं और उनकी लाइफस्टाइल कैसी है। तो आपको बताते चलें, मुंबई में मौजूद मुकेश अंबानी का घर, जिसे एंटीलिया कहते हैं, दुनिया के महंगे तरीन घरों में से एक है। ये घर 27 फ्लोर्स पर मुश्तमिल है, जिसमें एक टेंपल, एक सैलून, एक प्राइवेट मूवी थिएटर, एक गैराज जो 168 कार्स को एकोमोडेट करता है और एक सर्विस स्टेशन भी मौजूद है। सबसे अहम चीज़ इस घर के बारे में कि इसमें एक स्नो रूम भी है जो मुकेश अंबानी के फैमिली को मुंबई की गर्मी से छुटकारा देकर पहाड़ी इलाकों जैसी ठंडक प्रोवाइड करता है। दोस्तों, एक तरफ मुकेश अंबानी जो दिन ब दिन बिजनेस की दुनिया में बुलंदियों को छू रहा है, तो दूसरी तरफ उनके भाई अनिल अंबानी जो सब कुछ पूरी तरह से खो चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, अनिल अंबानी ने अपने फादर की स्ट्रेटेजी अपनाए बगैर शॉर्टकट रास्ता अपनाया और मुकम्मल तौर पर डिफॉल्ट हो गए।
अनिल अंबानी अपने हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में नाकाम रहे और बैंक से लोन लेने पर मजबूर हो गए और बैंक लोन्स बर वक़्त न चुका पाने पर फाइनली बैंकरप्ट हो गए। साल 2019 के इब्तिदाई महीनों में मुंबई की एक अदालत ने अनिल अंबानी को मुजरिम करार दिया क्योंकि उन्होंने कर्ज अदा नहीं किया था जो रिलायंस कम्युनिकेशन ने स्वीडिश टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन को दे देना था। अदालत ने अनिल अंबानी को 1 महीने का वक्त दिया कि वो कर्ज की अदायगी करें। अनिल अंबानी पैसों का इंतज़ाम नहीं कर पाए और उन्हें जेल भेजना था, लेकिन फिर मुकेश अंबानी ने एंट्री की और अपने भाई अनिल अंबानी का कर्ज अदा करके उन्हें बचा लिया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ।